जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपके मुगल साम्राज्य को। और मुगल साम्राज्य में हम विशेषकर किसानों की स्थितियों को पढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं अध्याय है आपका ये 8 और इसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ये मूलतः किसानों के ऊपर और मुगल साम्राज्य की नीतियों के ऊपर लिखा गया अध्याय है। अभी तक आपने बखूबी समझ लिया है कि इस चैप्टर में हम किसके माध्यम से अपने कृषि समाज को समझ रहे हैं। उस किताब का नाम है आईने अकबरी और लिखने वाला कौन है? अबुल फजल। कौन है अबुल फजल? अबुल फजल है आपके अकबर के दरबार का और उसके दरबार का सबसे शिक्षित इतिहासकार, उसका राजकीय इतिहासकार है। आप इस बात से बखूबी परिचित हो चुके हैं और आपको मैंने यह भी बता दिया है कि इस किताब में किस प्रकार की समस्याएं हैं। ये क्या किताब आपके किसानों की वास्तविक दशा के बारे में बता रही है या नहीं, इसमें क्या कमियां हैं, मैंने इससे भी आपको रूबरू करा दिया है। किसमें क्या कमियां हैं? इसमें प्रमुख कमी यह है कि यह केंद्र के आसपास आधारित किसानों की दशा के बारे में बताती है, ना कि वास्तविक किसानों की दशा के बारे में। आपके वास्तविक किसानों की दशा के बारे में बताने का काम ये नहीं करती। आप ये जान लीजिए, आप ये जान लीजिए, जैसे दिल्ली के, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी, तो दिल्ली के आसपास रहने वाले किसानों की बात की गई है सिर्फ, तो क्या ये पूरे भारत के किसानों की बात हो जाएगी? तो ऐसी ही बात आपके अबुल फजल ने किसानों के बारे में अपनी किताब आईने अकबरी में की है, जो कि पूरे भारत के किसानों की स्थिति को बताने के लिए काफी नहीं थी। तो अगर आपको मध्यकाल के किसानों की, मजदूरों की स्थिति को जानना है तो सिर्फ अबुल फजल की आईने अकबरी से काम नहीं चलेगा, और भी हमें अन्य किताबों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि उस समय किसानों की वास्तविक स्थिति क्या थी। उस समय किसानों की वास्तविक स्थिति क्या थी, तब हम समझ पाएंगे। बिना हम उस और चीजों को पढ़े इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि ये आईने अकबरी महत्वपूर्ण नहीं है। आईने अकबरी बहुत महत्वपूर्ण है आपके कृषि समाज को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसका महत्व नहीं है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये हम नहीं कह सकते कि इसका महत्व नहीं, इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये एक आपके राजनीतिक पक्ष को बता रही है, राजा के दृष्टिकोण को बता रही है कि राजा क्या क्या करना चाह रहा है किसानों के लिए। ये भी पता चल रहा है हमें, राजकीय दृष्टिकोण पता चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि इससे सामाजिक दृष्टिकोण का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा, पर हाँ, ये उस समय के राजकीय दृष्टिकोण की सबसे प्रामाणिक किताबों में से एक है, सबसे प्रामाणिक किताब, क्योंकि ये राजा के सबसे करीबी इतिहासकारों में से एक इतिहासकार के द्वारा लिखी गई, उसके 9 रत्नों में से एक रत्न के द्वारा लिखी गई किताब है। इसलिए इस किताब पर भरोसा और इस किताब की लिखावट पर सबको ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट होता है। ये इसीलिए सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी किताब मानी जाती है मध्यकाल की। ठीक है, तो चल रहे हैं आज हम समझ रहे किसानों की स्थिति को मुगल साम्राज्य के दौरान। ठीक है, आईने अकबरी के आधार पर लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि समाज और राज्य के संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। इन शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। वो शीर्षक क्या है आपके? पहला है किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन, वो क्या क्या उगाते थे, वो किस प्रकार की खेतियां करते थे, ये जानना भी हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई किसान है तो किसान क्या उगाता था, क्या खाता था, ये सब चीजें भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें किसानों की वास्तविक दशा और दिशा के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक हम उनकी स्थितियों को सही ढंग से नहीं जान पाएंगे। और किसी की भी सही स्थिति को जानना है
तो ये जानना पड़ेगा कि वो किस प्रकार की चीजों को उगाता था। देखो, मुख्य रूप से भारत में दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ और रबी की फसलें। खरीफ और रबी की फसलें, इसमें भी दो प्रकार होती हैं। एक होती है आपकी कैश क्रॉप्स, जिन्हें हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको सीधे मार्केट में बेच के पैसा कमाया जाता है, समझ में आ गई बात, उन्हें कहा जाता है कैश क्रॉप्स। और एक होती है लाइवलीहुड को चलाने वाली क्रॉप, जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ये क्या है आपकी लाइवलीहुड की, आपके पेट को भरने वाली फसलें हैं। और जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, आपका सरसों हो गया, ये क्या है, ये सारी की सारी कैश क्रॉप्स है, इनके माध्यम से पैसा कमाया जाता था। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे किसानों की क्या स्थिति थी, वो किस प्रकार की फसलें उगाते थे। फसलों के उगाने से भी, फसलों की किस प्रकार की फसलें उगाते थे, इससे भी हमें उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा कि अगर वो कैश क्रॉप्स उगा रहे थे तो इसका मतलब वो क्या थे, वेल्दी थे, मतलब धनवान थे। हमारे किसानों के पास अच्छा खासा धन था और वो अपनी जरूरत की फसलों को खरीद कर खा लेते थे। समझ में बात? तो इस चीज को हम चल रहे हैं समझने और पढ़ने। विचाराधीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था। देश की लगभग 85% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती थी। किसानों और जमींदारों दोनों का संबंध कृषि उत्पादन से था और दोनों की ही इसमें भागीदारी थी। ग्राम कृषक समाज की मौलिक इकाई था। किसान ग्रामों में रहकर कृषि कार्य करते थे। वे पूरा साल अलग अलग मौसम में पैदावार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों जैसे जमीन की जुताई, बुआई और कटाई में व्यस्त रहते थे। इसके अतिरिक्त वे कृषि आधारित अन्य वस्तुएं जैसे शक्कर बनाना, तेल निकालना के उत्पादन में भी लगे रहते थे। सभी उस समय का आपका 85% समाज गांवों में रहता था और वो ग्रामों में रहना पसंद करते थे, मतलब गांवों में एक पंचायती व्यवस्था में रहना पसंद करते थे और वो सभी के सभी कृषि संबंधी गतिविधियों में ही रोजगार में लगे हुए थे। उस समय का 85% समाज आपका कृषि में लगा हुआ था और पूरे समाज की, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था का आधार क्या थी उस समय? आपकी कृषि व्यवस्था। उस समय की कमाई का आधार आपकी कृषि व्यवस्था थी। कृषि ही सबसे प्रमुख साधन थी आपकी कमाई का। कब? आपके विचाराधीन काल या कहिए मध्य काल। ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि देश के सभी भागों की भूमि उपजाऊपन की दृष्टि से एक जैसी नहीं थी। उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में तो किसान वर्ष भर खेती के कार्य में लगे रहते थे, किंतु विशाल सूखे क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में स्थिति भिन्न थी। ऐसे क्षेत्रों में किसान कठोर परिश्रम करने के बाद भी पर्याप्त उत्पादन करने में समर्थ नहीं हो पाते थे। दक्षिण भारत में कृषि कार्य में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। देश के इस भाग में काली मिट्टी की अधिकता थी। काली मिट्टी को खेती के लिए तैयार करने से पहले उस पर बार बार हल चलाना पड़ता था। लाल मिट्टी वाले खेतों को भी बुआई के लिए तैयार करने में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती थी। दक्षिण भारत में सूखी खेती का व्यापक प्रचलन था। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के बने अनेक प्रकार के हलों का प्रयोग किया जाता था। हल का फाल लोहे का होता था। लोहे के दांत वाले अनेक प्रकार के पटरे और बीज वापस कुदाली तथा हसिया कृषि के महत्वपूर्ण औजार थे। देखो, पूरे भारत में आप जब ये पूरा भारत देखेंगे तो पूरे भारत में एक जैसी भूमियां नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है तो कहीं तो बहुत ही शुष्क भूमि, बहुत ही शुष्क, तो और कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल भी है। तो हर जगह एक जैसी खेती नहीं थी। हर जगह के किसानों को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था। जहां की भूमि उपजाऊ थी वहां तो किसान
पूरे साल खेती करता था। और जहां की भूमि उपजाऊ नहीं थी वहां के किसानों को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, वहां के किसानों को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, तब जाकर उन्हें फसल मिलती थी, तब जाकर उन्हें कहीं फसल मिल पाती थी। जैसे आपके पठारी क्षेत्रों में जो किसान रहते थे उन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी किसानी के लिए, सबसे ज्यादा मेहनत कर, क्योंकि पहले तो उन्हें सीढ़ीदार खेतों में परिवर्तित करना, फिर उनमें बीजों को रोपना बहुत मुश्किल काम है। और आपको पता होना चाहिए, आपके उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारे के सारे पठारी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है। और आज भी यहाँ पर ट्रैक्टर से खेती नहीं, बैलों के माध्यम से ही खेती की जाती है। और यहाँ पर जिस प्रकार से मशीनों का प्रयोग आप उत्तर भारत में देख पाते हैं, उस प्रकार से मशीनों का प्रयोग आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। आप उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, राजस्थान में देखिए, हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से, मध्य प्रदेश में देखिए, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से आज के टाइम में खेती हो रही है। और उस समय भी, मध्यकाल में भी ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ थे। आपका राजस्थान थोड़ा कम था, लेकिन ये जो क्षेत्र था, पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, आपका मध्य प्रदेश, आपका झारखंड, ये सारे के सारे उपजाऊ क्षेत्र थे। पर ये जो क्षेत्र थे ये काली मिट्टी और लाल मिट्टी के क्षेत्र थे। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी किसान को अपनी फसल उगाने के लिए, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था। तो जहां परिश्रम ज्यादा करना पड़ता था वहां पर किसान परेशान रहता था। ये स्वाभाविक है भाई, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको वो परेशानी झेलेगा। और जहां आसानी से खेती होती होगी वहां का किसान बहुत ज्यादा खुश रहता होगा। और आपको पता होना चाहिए, आपके मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली थी या फिर आगरा थी, दिल्ली या आगरा। तो उत्तर भारत के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उत्तर भारत के किसानों की स्थिति तो बहुत अच्छी थी। तो आईने अकबरी में अगर आपको किसानों की स्थिति को अच्छा दिखाया गया है तो उसका मूल कारण है उत्तर भारत के किसानों की स्थिति, और कहीं के किसानों को यहाँ सम्मिलित नहीं किया गया है मुख्य रूप से। इसीलिए आपको आईने अकबरी में आपको किसानों की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपकी राजधानी इन्हीं क्षेत्रों में थी और यहाँ के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। क्यों उपजाऊ थी? क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी सब बह रही थी, सारी नदियां बह रही थी। पंजाब में 5 नदियां बह रही थी भाई। तो भाई पंजाब में 5 नदियां बह रही थी तो क्या पानी की ना कमी थी? तो पानी की जहां कमी नहीं है वहां की धरती उपजाऊ होना तो स्वाभाविक है। तो वहां की अब तो पाकिस्तान में, अरे पाकिस्तान में पूरा पंजाब नहीं गया है, हमारे पास 40% है, उनके पास 60% है, समझ में बात। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पर मुगल काल में तो पाकिस्तान था नहीं ना भाई, तब तो पूरा भारत ही था। मैंने आपको बता ही रखा है पाकिस्तान कब बना, 15 अगस्त 1947। उससे पहले तो पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं, बंटवारा होता जब समझ में आएगा। पाकिस्तान बना है, आजाद नहीं हुआ, भारत आजाद हुआ, भारत गुलाम हुआ था, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान नाम का तो देश इससे पहले कभी था ही नहीं ना भाई। जब वो था ही नहीं तो गुलाम किसका, समझ में आई बात। आगे सुनिए आप। भूमि अधिकारों का स्वरूप, भूमि पे अधिकारों का क्या था ये भी जान लेना चाहिए। क्या किसानों की अपनी खुद की जमीन थी या फिर जमींदारों का उस पर अधिकार था, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। अगर देखो किसानों की खुद की जमीन होगी तो उनका मेहनत करने में ज्यादा दिल लगेगा। अब आप भी जानते हो कि भाई जहां इंसान का खुद का काम होता है वहां इंसान जी तोड़कर मेहनत करता है, अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। सरकारी नौकरी में लोग जी तोड़कर मेहनत क्यों नहीं करते? कभी आपने सोचा है? पसंद भी लगता है, क्योंकि
क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा खुद का काम नहीं है, पैसा मिलना ही मिलना। पैसा मिलना है, ये हमारा खुद का काम नहीं है, चाहे हो तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, सरकार का काम, समझ रहे हो। लेकिन वही वो व्यक्ति जब अपना खुद का व्यापार करता है, खुद का व्यापार करता है, तो वो पूरी शिद्दत के साथ काम करता है, क्योंकि पता है उसे कि मैं जितना करूंगा मुझे उतना ही मिलेगा, मुझे उतना ही मिलेगा। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मेरी कमाई भी ज्यादा होगी, और अगर मैं कम करूंगा तो मेरी कमाई भी कम होगी, समझ में आई बात। तो व्यापार ये है। तो अगर किसानों की अपनी खुद की जमीन होगी तो किसान जी तोड़कर मेहनत करेंगे, और किसान अगर ये जमीन राजा की होगी तो वो भी क्या कहेंगे, उतना ही करो जितने में अपना पेट भर जाए और राजा को कर मिल जाए, चाहे राजा को ज्यादा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जनता कैसे काम करेगी, सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका को, अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए काम करेगी। वो फिर राज्य के, समाज के विकास के लिए काम नहीं करेगी, समझ में आई बात। इसीलिए आप देखिए कि भारत में भूमि पे अधिकार किसको दिया गया है, किसानों को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो उपज करे और जिससे कि देश को भी लाभ मिले। अगर यही जमीन देश की होती, सरकार की होती, तो आप देखते किसान सिर्फ फिर उतना ही करते जितने में उनका खुद का पेट भर जाए, उससे ज्यादा वो कभी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उसमें जो कमाई होगी उस कमाई का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए वो उतनी शिद्दत के साथ काम नहीं करेंगे जितनी शिद्दत के साथ उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन जब उनकी खुद की होगी तो उन्हें पता है कि इससे जो लाभ होगा वो सारा का सारा किसका होगा, मेरा होगा। तो वो उस जमीन की देखभाल भी अच्छे से करेंगे और उस जमीन पर मेहनत भी खूब अच्छे से करेंगे, समझ में आई बात। वो जमीन भी उस जमीन की देखभाल भी अच्छे से करेंगे और उस जमीन पर काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो हम जानते हैं कि क्या मुगल साम्राज्य में सारी जमीन पर राजा का अधिकार था या फिर जनता को अधिकार दिया गया, ये भी जान लेते हैं कि आईने अकबरी इसके बारे में क्या कहती है। मुगल काल में साम्राज्य की खेती योग्य समस्त भूमि दो भागों में विभक्त होती थी, खलीसा भूमि और जागीर भूमि। खलीसा भूमि से होने वाली आय पर केंद्र का अधिकार माना जाता था। इस भूमि से प्राप्त होने वाला भू राजस्व सीधे केंद्रीय कोषागार में जाता था। दूसरी श्रेणी के अंदर आने वाली जागीर भूमि मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि थी। मुगल सम्राटों द्वारा प्रायः मनसबदारों को नगद वेतन के स्थान पर जागीरें प्रदान कर दी जाती थी। उल्लेखनीय है कि मनसबदार ऐसी जागीरों के स्वामी नहीं बन जाते थे, उन्हें जागीर से केवल राज्य के राजस्व का हिस्सा लेने का ही अधिकार दिया जाता था। वो स्वामी नहीं होते थे, वो सिर्फ राजस्व कलेक्ट करने का काम करते थे जागीरों से, समझ में। जागीरों का मालिक वास्तविक रूप से किसान ही होता था, किसान या फिर राजा होता था। यही था मध्यकाल में। मध्यकाल में जागीरों का वास्तविक मालिक आपका किसान होता था, ना किसान या फिर राजा होता था। मुख्य रूप से यहाँ पर राजा की ओर ही संकेत किया गया है कि राजा ही मुख्य रूप से आपकी जागीरों का या कहिए कृषि योग्य भूमि का मालिक था। कृषि योग्य भूमि को दो भागों में बांटा गया था, एक था खलीसा और एक था आपका जागीरें। खलीसा और जागीरों में उसे बांटा गया था। अब आते हैं किसानों के प्रकार। कितने प्रकार के किसान थे मध्यकाल में, ये जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। ये आता भी है प्रश्न कि किसानों के कितने प्रकार थे मध्यकाल में, किसानों के कितने प्रकार थे मध्यकाल में, तो बताना बहुत जरूरी है। भारतीय फारसी स्रोतों में किसान के लिए सामान्य रूप से रैयत अथवा मुजारिया, ये तो रैयत शब्द अगर आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है,
किसान। रैयत का अर्थ क्या है? किसान। ये याद रखना। अगर रैयत शब्द लिखा गया है कहीं कि इस रैयत शब्द का संबंध किससे है, तो रैयत शब्द का संबंध किससे है? किसान से। या फिर आता है मुजारिया। मुजारिया का मतलब भी क्या है? किसान। मुजारिया का मतलब भी क्या है? किसान। ये याद रखना। ये 1 नंबर के प्रश्न है। आपसे पूछ लेगा रैयत शब्द का संबंध किस शब्द से है, रैयत शब्द का संबंध किससे है, तो वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको कौन सा टिक करना है? किसान। समझ में आई बात? किंतु इनके साथ साथ किसान अथवा आसामी जैसे शब्दों का भी उल्लेख मिलता है। 17वीं शताब्दी के स्रोतों में मुख्य रूप से किसानों की दो श्रेणियों खुद कष्टकार और पही कष्टकार का उल्लेख मिलता है। अब देखो ये खुद कष्टकार क्या होते हैं और पही कष्टकार क्या होते हैं। अधिकांश इतिहासकारों ने के विचारानुसार मुगल कालीन भारत में किसानों की 3 श्रेणियां थी: खुद कष्टकार, पही कष्टकार और मुकरारी कष्टकार। कष्टकार का मतलब भी किसान ही है, रैयत का मतलब भी किसान है और कष्टकार का मतलब भी किसान है। तो मुगल काल में बहुत सारे विचारकों का मानना है कि मुगल काल में किसानों की 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? खुद कष्टकार, पही कष्टकार और मुकरारी कष्टकार। ये याद रखना है। खुद कष्टकार क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। खुद कष्टकार किन्हें कहा गया है? खुद कष्टकार किन्हें कहा गया है, आइए जानते हैं और समझते हैं। खुद कष्टकार, तीनों श्रेणियों में खुद कष्टकार किसानों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। खुद कष्टकार का शाब्दिक अर्थ है स्वयं खेती करने वाला। स्वयं खेती करने वाला जो ये खुद कष्टकार था, इसकी अपनी खुद की जमीन होती थी और ये स्वयं खेती करता था। ये तीनों किसानों की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी पर था। ठीक है। खुद कष्टकार भूमि का स्वामी होता था। उसकी भूमि और घर एक ही ग्राम में होते थे। वह अपनी भूमि पर अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से खेती करता था और उसे सिकामी अथवा किराए पर नहीं देता था। उसे अपनी जमीन को हस्तांतरित करने, गिरवी रखने अथवा बेचने का अधिकार होता था। खुद कष्टकार किसान का भूमि पर अस्थायी अधिकार माना जाता था। जब तक वह भू राजस्व का भुगतान करता रहता था, उसे उसकी भूमि से हटाया नहीं जा सकता था। तो खुद कष्टकार का मतलब है वो अपनी खुद की जमीन का मालिक था और वो अपनी जमीन पर खुद खेती करता था। वो अपनी जमीन पर खुद खेती करता था। समझ में आ गया? खुद कष्टकार कौन है? आज के जैसे, आज के लैंडलॉर्ड, आज के टाइप के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड। ठीक है। अब आते हैं पही कष्टकार पर। पही कष्टकार भी जिस भूमि पर खेती करता था उसका मालिक होता था, किंतु उसकी भूमि उस ग्राम में नहीं होती थी। उसकी भूमि अपने ही गांव में होती थी, पर पही कष्टकार की खुद की भूमि अपने गांव में नहीं होती थी। सुनना, होती थी जहां उसका रहने का मकान अथवा घर होता था। फार्मिंगर ने पही कष्टकार की परिभाषा देते हुए लिखा है, पही कष्टकार वे कष्टकार थे जो उस ग्राम की भूमि जोतते थे जहां पर उनका निवास स्थान नहीं होता था। पही कष्टकार के भूमि पर खुद कष्टकार के समान ही अधिकार होते थे। अधिक सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पही कष्टकार वे किसान थे जो अन्य ग्रामों से ठेके पर खेती करने के लिए आते थे। कुछ किसान स्वेच्छा पूर्वक पही कष्टकार बन जाते थे। उदाहरण के लिए, यदि दूसरे ग्राम की कर संबंधी शर्तें बेहतर होती थी तो वे वहां खेती करने को तैयार हो जाते थे, किंतु कुछ किसान विवशता पूर्वक अर्थात अकाल अथवा भूखमरी के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण पही कष्टकार बन जाते थे। अधिया खेती का नाम सुना है? अधिया, कि आप किसी और के खेत को ले लेते हो और उस पर मालिक बनकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। एट द एंड आप जो फसल उगाते हो उसमें आप बंटवारा कर लेते हो। 60-40 का, 60-40 60 उनका 40 हमारा।
60 हमारा 40 होगा, क्योंकि आप पूरी मजदूरी सब कुछ कर रहे हो ना। आप अपनी तरह पूरे, जैसे आप अपने खेत का ख्याल रख रहे हो, उसी प्रकार से आपने उनके खेत का ख्याल रखा। अभी आपको समझ में नहीं आया कि क्या है अधिया खेती? नहीं आया तो बताऊं फिर, पक्का। अब आते हैं मुकरारी काश्तकार पर। मुकरारी रियाया को भी भूमि पर पैतृक अधिकार प्राप्त थे। वह भूमि को बेच सकता था, हस्तांतरित कर सकता था अथवा गिरवी रख सकता था, किंतु वह एक प्रमुख रूप से खुद काश्तकार तथा पही काश्तकार से भिन्न था। वह अपनी अतिरिक्त भूमि किराएदारों, जिन्हें मुजारिया के नाम से जाना जाता था, को किराए पर दे सकता था। मुजारिया को भी इस शर्त पर भूमि पर पैतृक अधिकार प्राप्त थे कि वे मुकरारी रियाया को नियंत्रित रूप से किराए का भुगतान करते रहेंगे। तो सारे के सारे किसानों के पास अपने अधिकार थे, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सारी दिक्कत एक थी कि जिस दिन आपने राजकीय कर में चोरी करी, उस दिन आपसे आपकी जमीन छीन ली जाएगी। किसके नियंत्रण में चली जाएगी? राजा के नियंत्रण में चली जाएगी। जब तक कर दे रहे हो तब तक आप अपनी जमीन के मालिक बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आपने कर देने में कहीं से भी चूक चपट करी, उस दिन आपसे जमीन छीन ली जाएगी। पता नहीं किसको पटाखे जलाने का बहुत शौक लगा हुआ है। तो यही है हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत। ठीक है, मर जाएंगे लेकिन पटाखा जलाना नहीं छोड़ पाएंगे। बच्चे बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बच्चों का स्कूल बंद रहे, साला चलेगा, लेकिन शौक नहीं जाना चाहिए। पटाखे जलते रहने चाहिए और दिल्ली सांस के लिए तड़पती रहनी चाहिए। ठीक है, चलो। इस प्रकार राज्य भूमि पर किसानों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता था, किंतु किसान न तो भूमि को छोड़कर जा सकते थे और ना ही उस पर खेती करने से इनकार कर सकते थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि भूमि राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था। राज्य की आय का एक विशाल भाग भू राजस्व से प्राप्त होता था और राज्य अपनी आय में किसी प्रकार की कमी सहन करने को तैयार नहीं था। किसान किसी भी रूप में किसानी करने से मना नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उस समय राजा की कमाई का मुख्य स्रोत क्या थी? किसानी। तो किसान किसानी करने से तो किसी भी कीमत पर मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि राजा की वो कमाई थी और राजा आपसे जबरदस्ती किसानी करवाता था। समझ में नहीं बात? आगे सुनो। हमें याद रखना चाहिए कि सामान्य रूप से उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास 2 बैल और 2 हल ही होते थे। अनेक किसानों के पास तो इतने संसाधन भी नहीं थे। गुजरात में लगभग 6 एकड़ जमीन वाले किसान को संपन्न माना जाता था। बंगाल में एक औसत किसान के पास अधिक से अधिक 5 एकड़ जमीन होती थी। 10 एकड़ जमीन वाले असामी अर्थात किसान की गिनती धनी लोगों में की जाती थी। खेती व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित, अन्य संपत्ति स्वामित्व के समान किसान भी जमीन को खरीद और बेच सकते थे। हल जोतने वाले खेतीहार किसान अपनी जमीन की पहचान के लिए उसकी सीमाओं पर मिट्टी, ईंटों अथवा कांटों से निशान बना देते थे। सेम आज का सिस्टम था। सेम आप अपनी जमीन के मालिक थे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जमीन बेच खरीद सब सकते। लेकिन एक बात थी म्यून, क्या थी वो? कि अगर आपने कर देना बंद किया तो मैं आपसे आपकी जमीन छीन लूंगा। कर देते रहना भाई, और किसानी होती रहनी चाहिए, किसानी बंद नहीं होनी चाहिए। किसानी बंद हुई तब भी मैं आपसे छीन लूंगा। तो किसानी तो होती रहनी चाहिए। किस खेत प्रति नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो राजा की कमाई का प्रमुख स्रोत था। तो राजा अपनी कमाई के साथ किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना पसंद करता। उसे तो अपनी कमाई चाहिए ही चाहिए। तो अब आप समझ जाओ कि क्या थी किसानों की स्थिति।
कहने के लिए वो मालिक थे लेकिन वो मालिक नहीं थे। कहने के लिए वो मालिक थे सर, दिखावे के लिए वो मालिक थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण सभी चीजों पर राजा का ही था। क्योंकि आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे, आप सब कुछ कर रहे हैं किसकी इच्छा से? राजा की इच्छा से। समझ में आई बात? और राजा ने आप पर नियंत्रण करने के लिए जमींदार बिठा रखे थे। जमींदार आप पर नियंत्रण करते थे और वो आपसे कर वसूल करने का काम करते थे। अब भाई जमींदारों की कमाई का साधन आप थे, तो आपकी गर्दन वो दबोच के रखते थे कि कर बेटा, किसानी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। जबरदस्ती भाई, यही तो हायरार्की थी ना। सबसे ऊपर किसान, सबसे नीचे किसान, फिर उसके ऊपर जमींदार, फिर जमींदार के ऊपर राजा। राजा ने जमींदार को यह अधिकार दे रखा था ना कि आपका काम है किसानों से कर कलेक्ट करना। अब भैया अब किसान अगर खेती नहीं करेगा तो कर कहां से कलेक्ट कर पाओगे आप? और कर नहीं कलेक्ट होगा तो आपकी कमाई कैसे होगी? आप भी किसानों पर ये दबाव बना के रखते थे कि आप किसानी करें जिससे कि मेरी कमाई हो, और मेरी कमाई होगी तो फिर राजा की कमाई भी होगी। समझ में? ये उस समय की चेन थी। इस प्रकार से उस समय का समाज प्रशासनिक रूप से नियंत्रित होता था। उस समय के प्रशासन की प्रक्रिया ये थी। इस प्रकार से राजा पूर्ण रूप से नियंत्रण आप पर अपना रखता था। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं, आप सब कुछ करते थे किसकी मर्जी से? राजा की मर्जी से। समझे मेहुल कि नहीं समझे अभी तक? पक्का? चलो आगे सुनो। देखो भाई, अब जब किसान इतना सब कुछ कर रहे हैं तो राजा का भी कुछ फर्ज बनता है भाई। अब राजा को अगर कमाई करनी है तो किसानों को भी तो कुछ सुविधाएं, कुछ व्यवस्थाएं करके देनी पड़ेगी ना भाई। सिंचाई की व्यवस्था तो राजा को ही करनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि सिंचाई एक ऐसी चीज थी जिसे किसान अपने आप नहीं कर सकते थे। नहर बनवाना ये काम जनता के पास, खुद के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पैसों से ये बड़े बड़े काम करवा ले। राहट लगवाना ये बड़े बड़े काम नहीं करवा सकते। राहट क्या होता है? राहट ये उस समय के पानी सिंचाई के बहुत बड़े साधन थे जिनके माध्यम से सिंचाई की जाती थी। नहर खुदवाना, तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, ये काम बहुत एक्सपेंसिव थे। इन कामों को सिर्फ राजा करवा सकता था या जमींदार करवा सकता था। तो भाई राजा को अगर ज्यादा आय कमानी है तो राजा को ये सारी चीजें, ये सुविधाएं तो किसानों को उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी तो राजा की कमाई होगी। नहीं तो राजा की भी कमाई नहीं होगी। राजा की कमाई क्या हो जाएगी? नील बटा सन्नाटा। क्या हो जाएगी? नील बटा सन्नाटा। तो अगर राजा को कमाई चाहिए तो राजा को ये सारी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करानी पड़ेगी, नहीं तो राजा जाए भाड़। किसान कहेंगे हम भी करेंगे मौज, चाहे राजा तुम कमाओ चाहे ना कमाओ, जाओ तुम भाड़। समझ में आई बात? आगे सुनो। भारतीय कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा और नदियां सिंचाई के प्राकृतिक साधन थे। इसके अतिरिक्त कुओं, तालाबों, नहरों जैसे सिंचाई के कृत्रिम साधनों से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। कुओं से पानी ढकेलती चमड़े की बल्टी और राहट आदि विभिन्न संसाधनों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में राहट का उल्लेख सिंचाई के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया। मध्य भारत, दक्कन और दक्षिण में तालाब तथा हौज सिंचाई के प्रमुख साधन थे। गोलकुंडा में छोटे छोटे अनेक तालाब थे। और आपने पढ़ी लिया विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की क्या व्यवस्था थी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां कितने बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराया गया था। नहरों के माध्यम से सरोवर में पानी लाया जाता था और सरोवरों के माध्यम से फिर नहरों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में पानी को पहुंचा दिया जाता था। तो इसी प्रकार से मध्यकाल में मुगलों ने भी किया था। भाई अगर आप सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं करोगे, सिंचाई ही नहीं होगी, तो अगर आप सिर्फ ईश्वर के भरोसे रहोगे तो फिर किसानी नहीं हो पाएगी ना। अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो किसानों को आपको भी तो सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी तो किसानों की कमाई होगी। और जब किसानों की कमाई होगी तभी
आपकी भी कमाई होगी। कल से स्वेटर पहन के आना आप, ठीक है, नहीं तो आप और सूख जाओगे, ठीक है। उत्तर के मैदानों में नदियों से अनेक नहरें निकाली गई। मुगल सम्राटों द्वारा किसानों को सामूहिक रूप से जलाशयों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उदाहरण के लिए शाहजहां के शासन काल में खानदेश और बरार में किसानों को जलाशयों के निर्माण के लिए विशाल अग्रिम धनराशि प्रदान की जाती थी। 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में मेवाड़ में सिंचाई के लिए अनेक झीलों का निर्माण करवाया गया। इनमें से प्रमुख थी डेबर झील, उदय सागर और राजसंभर जलाशय। नदियां सिंचाई का प्रमुख साधन थी। नदियों का जल खेतों तक पहुंचाने के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया गया। अकबर के शासनकाल में फिजाबाद फरीदो नहर की पुनः खुदाई कराई गई। शाहजहां के शासनकाल में पूर्वी जमुना नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। मुगल काल में पंजाब में अनेक नहरों का निर्माण करवाया गया तथा पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई गई। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में शाह नहर का निर्माण करवाया गया। भाई इनको कमाना था तो इनको किसानों को सुविधा देना तो पड़ेगा, बिना सुविधा के काम नहीं चलेगा भाई, बिना सुविधा के काम नहीं चलेगा। जब तक आप सुविधा नहीं देंगे तब तक आप काम नहीं चला पाएंगे। समझ में आई बात? आपको अगर समाज को अगर आपको कमाना है तो आपको सुविधा देनी पड़ेगी। अगर भारत को आज भारत सरकार को आगे बढ़ाना है तो हाईवे, स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय बनाने पड़ेंगे मेरी जान, तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो देश पीछे रह जाएगा पाकिस्तान की तरह। क्योंकि पाकिस्तान में ये सारी चीजें बनती भी हैं। स्कूल नहीं कहाँ है वो स्कूल? स्कूल होते तो वहां के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ बताया ना नितिन ने, अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो आतंकवादी होते? खुद ही सोचो आप, उनमें बुद्धि नहीं होती कि मरने मारने से कुछ नहीं होता भाई। और दुनिया में इतने सारे धर्म है तो सब धर्म अच्छे हैं, सिर्फ अपना ही धर्म अच्छा नहीं होता। सबका बाप अच्छा है भाई, सिर्फ अपना बाप अच्छा नहीं है। आपके लिए आपका बाप अच्छा है तो दूसरे के लिए दूसरे का बाप अच्छा है भाई। आप अपने बाप को सबसे अच्छा मान रहे हो, दूसरे के बाप को खलनायक मान रहे हो, ये थोड़ी ना होता है। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए अच्छा है, उसका बाप उसके लिए अच्छा है। अगर तुम उसके बाप को मारने आओगे तो तुम्हारे बाप को भी तो कोई मारने आएगा ना। समझ में आई बात? अगर तुम किसी के धर्म को गाली दोगे, तुम्हारे धर्मों को भी गाली देने के लिए लोग तैयार है भाई। समझ में आ? ये बात समझ नहीं जाते हो? अगर पढ़े लिखे होते तो, अगर वो पढ़े लिखे होते, सच्चे इतिहास पढ़ लेते तो उनके अंदर भारत के प्रति प्रेम ना पैदा हो जाता। समझ नहीं बात? जिस भगत सिंह के कारण उन्हें आजादी मिली है वो भगत सिंह को पढ़ाने से डरते हैं। जिस गांधी ने उन्हें देश बसने के बाद पैसा दिलाया उस गांधी को पढ़ाने से डरते हैं वो लोग। उस गांधी को पढ़ाते नहीं है वो लोग। उनके कारण गांधी ने गोली खाई। 50 करोड़ अगर गांधी जी के कहने पे न देता भारत, क्या पाकिस्तान बच पाता? कभी नहीं बच पाता। पाकिस्तान की क्या औकात थी? कुछ नहीं थी। पाकिस्तान के पास खुद क्या था? कुछ नहीं था मेरे भाई, कुछ नहीं। समझ नहीं बात? सब कुछ हमने दिया उनको। नोट ही हम बना दें। कृषि तकनीक पशु बल पर आधारित। देखो उस समय मशीनें तो थी नहीं भाई ज्यादा। जो मशीनें थी वो सारी की सारी किससे संबंधित थी? पशुओं से संबंधित थी। पशु ही उस समय के प्रमुख मशीन थे। पशुओं के माध्यम से चलने वाली ही सारी की सारी मशीनें थी। आपका राहट था, आपका जितना भी था, सारे के सारे पशु संबंधी मशीनें थी। बैलगाड़ी, आपका हल, ये सारा आपका पशु से संबंधित है। पशु बल ही उस समय की किसानी की सबसे बड़ी मशीनरी थी।
सबसे बड़ी मशीनरी उस समय की पशुबल थी। आगे सुनिए, किसान भूमि की जुताई लकड़ी के हलों से करते थे। भारत की हल्की मिट्टी के लिए भारी हलों की आवश्यकता नहीं होती थी। सही बात, क्योंकि हमारा पूरा देश, ज्यादा से ज्यादा देश उपजाऊ ही था, उपजाऊ, और नदियां पर्याप्त मात्रा में थी, जल पर्याप्त मात्रा में था, तो कोई समस्या की बात नहीं थी। अगर राजा सही ढंग से नहरों का इंतजाम करा दे, राहत का इंतजाम करा दे, तो हमारे देश में पानी की उस समय कोई कमी नहीं थी। जहां खोदोगे वहीं कुआं निकल आएगा, ऐसा था हमारा देश। हमारे देश में संसाधनों की कमी तो थी नहीं, इसीलिए तो हमारा देश क्या था, सोने की चिड़िया। आई बात समझ में? ऐसे ही नहीं कहा गया है सोने की चिड़िया भारत को, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। आई बात समझ में? एक कारण नहीं है, सिर्फ बहुत सारे कारण हैं। आगे सुनिए आप। ऐसे हलों से मिट्टी की बहुत गहरी खुदाई नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप कठोर गर्मी के महीनों में जमीन में नमी बची रहती थी। सामान्य रूप से बीजों को हाथ से छिड़क कर बोया जाता था। बीज बोने के लिए बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले बरमे का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी की गुड़ाई तथा फसल की निराई के लिए लकड़ी के मूड़ वाले लोहे के पतले धारों का प्रयोग किया जाता, जिन्हें खुरपी कहा जाता है। यार जानते हो ना खुरपी? हल भी देखा होगा सबने कि कैसा होता है। तो सेम जो, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, तो लोहा जब था हमारे पास तो हम हल बना लेते थे। तो हल के माध्यम से बहुत अच्छी से खेती होती थी। हल की खोज कब हो गई थी भाई जतिन, बताओ जरा? उसी टाइम पे। कब से? मगध के टाइम। याद तो है, लौह युग के समय। लौह युग, जब लौह युग स्टार्ट हुआ था तभी मगध इतना विकसित हो पाया था। क्यों? मगध के विकसित होने में लोहे की खानों का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि अरे भाई लोहा झारखंड में पर्याप्त मात्रा में था ना, आज भी तो लोहा वही है ना। ज्यादा से ज्यादा कोयले की खदानें कहाँ हैं? आपके झारखंड में, आपके उड़ीसा में, आपके छत्तीसगढ़ में। और ये उस समय मगध का पूरा पार्ट थे। ये सारा का सारा मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। समझ में आई बात? इसीलिए मगध उस समय सभी जनपदों में सबसे ताकतवर बनता है। समझ में आई बात? बुद्धि लगाओ भैया, बुद्धि। मनीष, मयंक, सॉरी, विहुल, मयंक, कृष्णा, जतिन। ठीक है, आई बात समझ में? तो हल वल थे, खुरपी थी, उनके माध्यम से निराई गुड़ाई हो जाती थी। तो इस प्रकार से आपका मुगल साम्राज्य खेती के माध्यम से खूब पैसा कमाता था, खूब तबाह के पैसा छापता था, नोट गड्डी। उस समय सोना छपता था। उस समय ये कागज का पैसा नहीं चलता था भाई, सोने का पैसा चलता था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। आर्थिक इतिहासकारों के विचार अनुसार समय समय पर पड़ने वाले अकालों एवं महामारियों के बावजूद 17वीं ईस्वी की अवधि में भारत की जनसंख्या में लगभग 5 करोड़ की वृद्धि हुई। 2 वर्षों में यह लगभग 33% वृद्धि थी। भाई जब जनता सुखी समृद्ध रहेगी तो अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में भी सोचेगी। समझ रहे? तो ये तो स्वाभाविक है, जब इंसान के पास पैसा आएगा तो वो अपने परिवार को भी बढ़ाएगा। अब जब इंसान का अगला खुद ही पेट से तड़पता रहेगा तो वो कहां से परिवार बढ़ाने की सोचेगा? समझ में आई बात? सुख समृद्धि आपको सभी प्रकार की कामों को करने की आजादी प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।